चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा? ठीक है। अच्छा, मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेटा स्टार्ट है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो आपने अभी देखी थी। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज़ आ रही है सबको? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है बेटा। मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखें, तकरीबन इसी तरह की एग्जाम्पल मैंने क्लास में करवाई थी, और मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन एंड का दे देता हूँ। क्या वॉइस स्लो है मेरी? तो तेज़ बोल रहा हूँ। जी, अब आ रही है क्लियर आवाज़? जी बेटा बताइए, आवाज़ आ रही है क्लियर? चलें एक काम करते हैं, 2-3 मिनट रुक जाते हैं और सब जो हैं वो आ जाते हैं, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, वरना फिर बीच में आके लोग कहेंगे कि कुछ रह गया था। सब आ गए भाई? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल मैंने कंटिन्यू की हुई थी, और इस एग्जाम्पल में मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरीके से आप फॉरवर्ड करते हैं काम को। आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, वो बात यह है बेटा कि एक स्टेप आपने कम से कम हर क्वेश्चन में करके दिखाना है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो मैंने उस दिन बोर्ड पे करवाया था, आपने ए की वैल्यू फंक्शन में पुट की। अब मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास फंक्शन क्या था। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब इट कुड बी लाइक दैट। ये एफ ओ एक्स है हमारा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है एक्स का। और अगर हम फर्दर बात करें कि ये हमारा फंक्शन है, और अगर हम बात करें कि हमें इंटरवल क्या गिवन है, तो हमें इंटरवल गिवन है 1,2। इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये इनिशियल गैसेस हैं, हमें कहा गया है कि आंसर इसके दरमियान में मौजूद है। अगर हमें नहीं कहा जाता तो हम क्या करते, हम खुद गैसेस करते, ही हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं।
अब देखें सबसे पहला टारगेट क्या है हमारा, हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि हम फंक्शन पे ए की वैल्यू निकालते, ए पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और बी पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। किसी भी पॉइंट पे मेक श्योर करते रहिएगा कि फंक्शन पे एक वैल्यू पॉजिटिव चल रही हो और एक वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव चल रही हो। तो देखें फंक्शन पे ए की वैल्यू फंक्शन पे क्या आ रही है -2 और बी की वैल्यू पे फंक्शन क्या आ रहा है 1। तो एक माइनस है एक प्लस है, हम आगे बढ़ सकते हैं। एक माइनस है एक प्लस है, हम आगे बढ़ सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू डिसीजन मेकिंग में यूज होगी और एक्चुअल वैल्यूज ए और बी की वो कैलकुलेशन में यूज होगी। फंक्शन की वैल्यूज जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में यूज होंगी, वो किसी फॉर्मूले में यूज नहीं होंगी फिलहाल, वो डिसीजन मेकिंग में यूज होंगी। और जो ए और बी की ओरिजिनल वैल्यूज हैं उस पर हम बाइसेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें पता चला फंक्शन पे एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमने क्या किया, हमने ए को 1 ले लिया, बी को 2 ले लिया था, दिया हुआ है हमें, और हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट को हमने सी से शो किया हुआ। तो 1 + 2 क्या होता है 3, 3 को 2 से डिवाइड करें 1.5। ये चूंकि न्यूमेरिकल मेथड्स हैं तो वी आर नॉट आफ्टर द एंटायर कैलकुलेशन, हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप मुझे सी को पुट करके पूरा पूरा स्टेप शो करके दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर ये कि आप सी का फॉर्मूला लिखें, वैल्यूज पुट करें, डायरेक्ट आंसर लिखें। तो हमने 1.5 आ गया। अब यहां से हमारा सेकंड स्टेप शुरू होता है। डायग्राम याद होगी आपको, आप मिड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। आपने मिड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, 1.5 को जब मैंने इस फंक्शन के अंदर पुट किया, तो अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है कि जब 1.5 को इस फंक्शन के अंदर पुट किया तो आंसर आएगा -0.75। इसको मैंने कह दिया 0.7 एफओसी, इसको मैंने कह दिया एफओसी। फंक्शन पे सी पे फंक्शन की वैल्यू आ गई -0.75। ये वैल्यू क्या है इससे कंसर्न नहीं है, इसके साइन से कंसर्न है हमें। अगर इसका साइन नेगेटिव है तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे साइन आ रहा है नेगेटिव। अब हमने ये देखा कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हमने देखा ए या बी में से किस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी। तो हमें पता चला कि ए पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी। तो इसका मतलब क्या है कि सी को अपडेट हो जाना चाहिए ए में, सी को अपडेट हो जाना चाहिए ए में, क्योंकि हम ब्रैकेट को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेगेटिव फंक्शन वाली वैल्यू को नेगेटिव फंक्शन वाली वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। तो देखें सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, ए पे भी नेगेटिव थी। तो अब जो ए था वो क्या बन जाए, सी था वो अब क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में इस लाइन को छोड़ दें, आखिर में क्या हुआ इसको छोड़ दें अभी, इस लाइन को छोड़ दें अभी, ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन जब स्टार्ट होगी तो देखें ए पहले क्या था 1, क्योंकि हमने यहाँ डिसीजन लिया तो ए क्या बन गया अब 1.5 बन गया। क्यों बना, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी तो हमने ए को नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया। ये देखें 1.5 हो गया। ये बात समझ में आई सबके? जी ये बात समझ में आई सबके? ये उसी दिन वाली बात है, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। अच्छा फिर हमने दोबारा से बी अपनी जगह पे 2 मौजूद है, अब हम दोबारा से क्या करेंगे एफ ओ बी निकालेंगे। अब आप एफ ओ ए 1.5 है ए, तो फंक्शन में 1.5 पुट करें और आंसर निकालें। तो फंक्शन में जब 1.5 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.75। फंक्शन में जब 1.5 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -0.75। फंक्शन में जब 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लें, न्यू ए और न्यू बी का मिड पॉइंट निकाल लें। तो 1 और 1.5 और 2 का मिड पॉइंट होता है 1.75। फिर जो सी आया है उसको दोबारा से फंक्शन में पुट करें, जो सी आया है उसको दोबारा से फंक्शन में पुट करें। ये सी जो आया है इसको फंक्शन में दोबारा पुट करिए, फंक्शन का काम चलता रहेगा। आपके कैलकुलेटर में ना एक फंक्शन की इक्वेशन बना लें आप हमेशा, जो भी इक्वेशन हो उसकी उसका एक फॉर्मूला बना लें। तो सी को आपने फंक्शन में पुट किया और आंसर आ गया 0.062। अब हम ये देख सकते हैं ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया है ये पॉजिटिव आया है। ये आंसर क्या है पॉजिटिव। तो अब इसको पॉजिटिव वाली वैल्यू से रिप्लेस होना चाहिए, तो अब ये बी से रिप्लेस होगा। देखें बी इज इक्वल टू सी। इज इट क्लियर? फंक्शन से फंक्शन देख के एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हो, फंक्शन से फंक्शन मैच करके एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हो। देखो सी का फंक्शन बी के फंक्शन जैसा था पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सी की वैल्यू को बी से अपडेट कर दिया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है फिर अब आप ही आ जाए तो देखें 1.5 हो गया, ये 1.5 अपनी जगह पर है, ये 2 1.75 हो गया। फिर ये फंक्शन की वैल्यूज निकाली, फिर मिड पॉइंट निकाला, फिर अब ये कैलकुलेशन चल रही है। अब ये मैं एक दफा समझाऊं या 10,000 दफा समझाऊं ये सेम ही रहेगी। अब जो हमें खत्म करने वाली बात करनी है ना कि खत्म कब होगा, तो देखिए
खत्म कब होगा? जब कोई ऐसा सी मिल जाए जिसपे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। कोई ऐसा सी मिल जाए मुझे जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अभी यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कहीं पर भी 0 नहीं है, इसका मतलब है ये कैलकुलेशन मजीद कंटिन्यू चलती रहेगी। अब ये कब तक चलेगी? डेफिनेटली न्यूमेरिकल मेथड्स में हमें एक थ्रेशोल्ड दिया जाता है। थ्रेशोल्ड ये बताता है कि फंक्शन की वैल्यू इस एरर की वैल्यू इस सर्टेन वैल्यू से छोटी हो जाए तो आप रुक जाना। क्या वैल्यू थी पिछली स्लाइड में? ये देखें 0.01। तो देखें 0.01 से कम हुआ तो हम रुक गए, 0.01 से कम हुआ तो रुक गए। अब ये लास्ट वाला कॉलम क्या है ये समझ लें। मैं स्पेसिफिकली सिर्फ बाय सेक्शन के लिए बता रहा हूं ये बात। तो एरर निकालने का तरीका बाय सेक्शन में बड़े आसान तरीके से हो जाता है। एरर बाय सेक्शन में सबसे आसान तरीके से क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि बाय सेक्शन एक ऐसा फॉर्मूला है जो अगर किसी भी जगह पे आप एक लाइन ड्रॉ करें, ये देखें बाय सेक्शन की लाइन है, अगर आप इसको ए कह रहे हैं, इस पॉइंट को ए कह रहे हैं और इसको बी कह रहे हैं, तो ये सी हो गया। तो अब अगर आप ये डिफरेंस निकालें या ये डिफरेंस निकालें, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। चाहे आप ये डिफरेंस निकालें या ये डिफरेंस निकालें, सेम होगा ये डिफरेंस, क्योंकि मिड पॉइंट है। ऐसा ही है ना? सही कह रहा हूं गलत? तो सिर्फ बाइसेक्शन की बात हो रही है। बाइसेक्शन में एरर जो निकलता है बेटा, वो एरर निकलता है सिंपल, आप किसी में से भी किसी को माइनस कर दें, चाहे आप ए में से सी को माइनस कर दें, चाहे सी में से बी को माइनस कर दें। अब ये जो चीज है ना, इसको सिर्फ सी कर लें आप, तो ये हो गया सी माइनस ए। अब सी माइनस ए देखें, सी क्या था 1.5, ए क्या था 1, तो 0.5 हो गया। अब सी क्या था 1.75, ए क्या था 1.5, तो 0.25 हो गया। बाय सेक्शन में आपका एरर जो है हर ऑब्जर्वेशन में हाफ हो रहा होता है। ये देखें बाय सेक्शन में आपका एरर हर ऑब्जर्वेशन में हाफ हो रहा होता है। समझ गए? तो कैलकुलेट किए बगैर भी आप निकाल सकते हैं। सिर्फ पहला एरर निकालें, उसके बाद हर ऑब्जर्वेशन में आपका एरर हाफ के साइज से डिक्रीज हो रहा होगा। आपका एरर किस साइज से डिक्रीज हो रहा होगा? हाफ साइज से डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? जी बेटा आंसर कर दें मुझे। अब हमें ये वैल्यू दी हुई थी एरर की, हमें कहा हुआ था कि एब्सोल्यूट, अच्छा साइन कुछ भी आए पॉजिटिव या नेगेटिव, आप विदाउट साइन कंसीडर करते हैं एरर को। देखिए एरर को विदाउट साइन कंसीडर करने का रीजन ये होता है कि हम मार्जिन निकालते हैं। मैं आपको 10,000 रुपए गिनने को देता हूं, आप 10,010 गिने या 9,990 गिने, दोनों केसेस में आप कितने की गलती कर रहे हैं? 10 रुपए की गलती कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 10 रुपए ज्यादा काउंट कर रहे हैं या 10 रुपए कम काउंट कर रहे हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप 10 रुपए गलत गिन रहे हैं। इज इट क्लियर? तो एरर जो होता है, एरर में ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती कि ज्यादा वैल्यू बता रहे हो या कम बता रहे हो। एरर में सिर्फ वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। इज इट क्लियर? एरर बेसिकली इज द डिफरेंस। डिफरेंस इज नॉट लाइक कि भाई प्लस में बताओ या माइनस में बताओ, क्योंकि मुझे डिफरेंस का करना है काम, मुझे साइन से कंसर्न नहीं है। तो ये जो पिछली स्लाइड में एरर के साथ लिखा हुआ था ना एब्सोल्यूट, ये देखें, ये भी बता दूं, क्लियर कर दूं, ये देखें ये ईबीएस एबीएस लिखा हुआ था, ये एब्सोल्यूट होता है कि एरर की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये देखिएगा, अब ये जो ये देखें ये एरर की जो वैल्यू है, अगर मैं इसको दोबारा से थोड़े दूसरे कलर से लिखूं ताकि आपको विजिबल हो जाए, तो एरर की वैल्यू हमें बताई गई थी 0.01। आपको ये एल्गोरिथम जब तक चलाना है जब तक एरर 0.01 या उससे छोटा ना हो जाए। तो मुझे बताइए जो आपका आखिरी लाइन में एरर आ रहा है कितना आ रहा है? 0.0078। बताएं 0.0078 0.01 से छोटा है बड़ा है? छोटा है ना? तो बस वहां पर आप रोक देते हैं। जब भी लेस देन एरर हो जाता है एक्चुअल एरर से, तो आप वहां पर रोक देते हैं। इज इट क्लियर? मतलब दो डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर सेम हो गया है पिछले आंसर से इस आंसर से। ये देखें ये क्या था 1.73, ये क्या था 1.72। देखें 1.7 1.7 सेम है।
असल में ये बाइसेक्शन मेथड है, तो बाइसेक्शन मेथड बड़ा स्लो काम करता है। आप इसको 15-16 दफा कैलकुलेट करें, आप इसकी आइट्रेशन को 15-16 सीखने के लिए आप इसको 15-16 तक लेके जाएं, तो एक वक्त आएगा आपका आंसर 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब ये बताइए कि ये एक सवाल है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मौजूद है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बल्कि हुआ हुआ है, मैं करवा देता हूँ। ये देखें, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ टेबल बना हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन समझाऊंगा। S6 - X-1 और एरर दिया हुआ है 0.001, और आपको आंसर भी गिवन है कि एक्चुअल जो आंसर है इक्वेशन का वो है 0.7780 या 1.13। इसके दो आंसर हैं, इस इक्वेशन के दो रूट हैं, और दोनों रूट आपको गिवन है। इज इट क्लियर? समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एक्चुअल आंसर गिवन होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एक्चुअल आंसर गिवन होता है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एक्चुअल आंसर गिवन होता है। हमने क्या किया, सबसे पहले दो रूट सपोज किए हमने, रिपोर्ट अगेन इसमें भी ए को 1 सपोज किया, बी को 2 सपोज किया। जब ए को 1 सपोज किया और बी को 2 सपोज किया, तो हमारे पास ए को 1 सपोज करने के बाद बी, आप सिर्फ शुरू के 3 कॉलम देखेंगे बस। ए को 1 सपोज किया, बी को 2 सपोज किया, तो हमने जो एफ ओ बी निकाला वो क्या आ रहा था, एक पे पॉजिटिव आ रहा था, एक पे नेगेटिव। अब आपने क्या करना है, घर से आपने इस टेबल में जो कॉलम मिसिंग है उन वैल्यूज के बाद इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें जो कॉलम मिसिंग है उन वैल्यूज के बाद इसको कंप्लीट करना है। तो ये देख लें, यहाँ पर एफ ओ बी का कॉलम नहीं है और अपडेट वाला कॉलम नहीं है, तो आपको सारे कॉलम बना के इसको कंप्लीट करना है। 10 आइट्रेशन तक इन्होंने किया हुआ है, इनका आंसर देखें 10 आइट्रेशन के बाद जाके 0.000 आ गया, देख रहे हैं, 0.00098। तो ये जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपका फायदा है। जी, कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए, स्लाइड शेयर कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपने करनी है, क्योंकि देखें मैं आपको 50 सवाल करवा दूं यहाँ पर, जब तक आप अपने हाथ से एक सवाल नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। आप कीजिए, फिर मुझसे पूछिए, डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर एक सवाल और करवा दे, एक सवाल और करवा दे, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल कोई फायदा नहीं होगा। ये देखिए एक सवाल ये रहा, तो ये सारे क्वेश्चन हुए। मैं अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देना है, वो मैं आपको दे दूं, तो फिर उसके बाद ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जब आप लोग पढ़ते हैं ना, तो एक कहलाता है रियल, एक आता है ट्रू एरर, और एक कहलाता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है बता रहा हूँ, देखें, एक होता है रिलेटिव एरर। अब जरा गौर से समझिएगा और सिनेरियो समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा। देखें, एरर जो होते हैं ना वो बहुत सारे तरीके के होते हैं। सिंपल एरर क्या होता है, ये देखें, आप जो भी चीज निकाल लें उसको मैं एक्स कह रहा हूं, तो एक्स ओल्ड, एक्स न्यू माइनस एक्स ओल्ड मॉड, ये सिंपल एरर है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। अब ये क्या लिखा है मैंने, इसको मैं समझा देता हूं। देखें, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपने कहा सर ये देखें, सर ये ए है, ये बी है, सर ये मैं एक्स निकाल रहा हूँ, एक्स कह लें, सी कह लें, सर ये कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, नेक्स्ट लाइन में आया, ये 1 था सर, ये 2 था, ये आया सर 3, फिर मैं नेक्स्ट लाइन में आया, तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स न्यू माइनस एक्स ओल्ड, ठीक है, और मैंने ये फॉर्मूला बनाया। ये एरर है, एक तरीके का एरर है। अब ये कैसे काम करेगा ये देखें, बाकी मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा। तो इनिशियली पहली लाइन में आपके पास एक्स न्यू तो है लेकिन एक्स ओल्ड नहीं है, तो आपने माइनस लगा दिया। अब आप आए वापस, फर्ज करें ये 2 हो गया, किसी तरीके से ये 3 हो गया, और ये आया 7 आंसर। अब देखें इसमें एक्स न्यू क्या है 7, एक्स ओल्ड क्या है, ये न्यू जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स ओल्ड, तो ये क्या बन जाएगा 4। समझ में आई मेरी बात? विदाउट एनी मेथड मैं आपको डायरेक्ट एरर समझा रहा हूं। तो अब ये बाइसेक्शन नहीं पढ़ा रहा मैं आपको,
मैं आपको एरर पे फोकस करवा रहा हूं। अब देखें, आपने यहाँ लिखा 2, कुछ भी आ गया, कहीं से भी 5 आ गया, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये आ गया यहाँ पर 8, तो बताइए x की न्यू वैल्यू क्या है? x की न्यू वैल्यू क्या है? x क्या है बेटा? अभी x आया 8 और पुरानी वैल्यू क्या थी? 7। तो 8 माइनस 7 क्या होगा? 1। वो तो आप एरर बता रहे हो, समझ में आ गई ये बात? तो x न्यू क्या है जो अभी निकला है, और x ओल्ड क्या है जो पुराना है? x ओल्ड क्या है जो पुराना है। अब जब मैं यहां खड़ा हूं तो यहाँ पर x न्यू 3 था, पुराना कोई था नहीं, इसलिए मैंने एरर निकाला नहीं। समझ में आ गई ये बात? तो एक एरर इस तरीके से निकलता है जिसमें आपके पास कोई आंसर गिवन नहीं होता, आप अपने आंसर्स के दरमियान में एरर निकाल रहे होते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे मैंने उस दिन क्लास में बताया था कि आपकी परसेंटेज इस साल ये आई, नेक्स्ट ईयर ये आई, उससे नेक्स्ट ईयर ये आई, तो आप अपनी परसेंटेज में क्या निकाल रहे होते हैं? डिफरेंस निकाल रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब फर्ज कर लें ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये हो गया 5। तो अब जो एरर होगा, अब वो 3 होगा। क्यों? क्योंकि एरर में साइन नहीं देखी जाती, एरर मॉड मॉड से निकाले जा रहा है, तो एरर में साइन नहीं देखी जाती। ये बात समझ में आ गई? ये देखें 3 हो गया है। अब 5 माइनस 8 करो या 8 माइनस 5, आंसर 3 आता। ये एक होता है सिंपल एरर, एब्सोल्यूट एरर। एक कहलाता है बेटा रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने ऊपर लिखा भी है। रिलेटिव एरर भी यही एरर है, लेकिन रिलेटिव एरर में क्या होता है, रिलेटिव एरर के अंदर हम ये करते हैं कि हम फॉर्मूले को परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज है, मैं आपको समझा देता हूं। देखें, बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका फॉर्मूला जो है वो डिवाइडेड बाय एक्स न्यू। अच्छा, ऊपर वाली जो चीज है उस पर ब्रैकेट है, ठीक है ना? ऊपर वाली जो चीज है उस पर ब्रैकेट है ये, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। मतलब इस पूरे पे भी ब्रैकेट है, 100 से मल्टीप्लाई बाद में कर दें, परसेंटेज वाला है ये है। अब ये क्या चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं इसको अपनी राइटिंग में लिखने की कोशिश करूं तो बेसिकली ये कहता है कि एक्स ओल्ड माइनस एक्स न्यू ऐसे लिख सकता हूं भाई मैं इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स न्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये रिलेटिव एरर कहलाता है। अब रिलेटिव एरर क्यों निकालने की जरूरत आई? सर सिंपल एरर क्यों? देखें, रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है कि एक के रिलेशन से दूसरा एरर कितना चेंज हो रहा है, ये परसेंटेज होती है। क्योंकि पिछले पिछले आंसर से इस आंसर में कितना फर्क आया? 30% चेंज आया, बहुत चेंज है ये। सर 12% चेंज आया, बहुत चेंज है। समटाइम्स क्या होता है कि आपको एरर छोटा लग रहा होता है, लेकिन वो होता बहुत बड़ा है। अब देखें, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। अभी आपका आंसर आया 2 और अब आया 1। अब आप अगर एब्सोल्यूट एरर निकालें तो आंसर कितना बताएंगे आप? अगर आप एब्सोल्यूट एरर निकालें तो आप क्या बताएंगे आंसर? 1। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है ना? सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? 1। अब आप देखने में लग रहा होगा आपको, यार सर 1 तो बहुत बड़ा आंसर है, ओ बहुत बहुत छोटा आंसर है। लेकिन जब मैं इसको रिलेटिव एरर के फॉर्मूले में पुट करूंगा तो देखें, मॉड 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 100%। इसका मतलब एरर कितना है? 100%। कितना एरर आ रहा है? 100%। बहुत बहुत बड़ा एरर है भाई ये तो, समझ रहे हैं? अब अगर मैं फर्ज करें इसमें नेक्स्ट वैल्यू और लिख दूं एक्स की, कि एक्स के बाद आया 2, फिर आया 1, फिर आया 1.25, तो अब क्या होगा? अब फॉर्मूला ये बनेगा
कि 1 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100। उधर अगर आप इसको निकालें तो ये आएगा 0.25 को डिवाइड करें 1.25 से, कैलकुलेटर है किसी के पास? 0.25 को डिवाइड करें 1.25 से और आंसर बता दें मुझे 100 से मल्टीप्लाई करके। 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखेंगे 20% एरर हो गया। कितना एरर हो गया ये? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो ये एरर आ रहा है 20%। समझ रहे हैं? तो इसमें और इसमें 20% का एरर है, इसमें 100% का है। तो रिलेटिव एरर समटाइम्स हमें क्या करता है, पिछली वैल्यू से रिलेशन बता रहा होता है, लेकिन उस रिलेशन की मदद से हम परसेंटेज में बात कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो दो तरह के एरर हैं, एक रिलेटिव एरर कहलाता है, बेटा 0.2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे 100 से, ठीक है। एक रिलेटिव एरर कहलाता है और एक क्या कहलाता है, सिंपल एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर में भी दो तरह के एरर हो सकते हैं। देखिए अभी तक हमने वो वाले सवाल किए जिसमें हमें एक्चुअल आंसर नहीं पता था, हमें नहीं पता कि एक्चुअल आंसर क्या है हमारा, सही है ना। हम हवा में बातें कर रहे हैं, अगर हमें हमारा आंसर पता हो तो क्या ही जरूरत है हमें आंसर निकालने की, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, समटाइम्स हमें फॉर द टाइम बीइंग हमें ये कह दिया जाता है कि भाई आप चूंकि सीख रहे हैं तो हम आपको ओरिजिनल आंसर भी गिवन दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका, ये देखिएगा। हमें इस वाले सवाल में जो मैं आपको कहा है कि आप देखिएगा घर से, इस वाले सवाल में हमें रिलेटिव एरर ट्रू मतलब ट्रू वैल्यू गिवन है। ये देखें कहां गया, ये देखें, अज्यूम द ट्रू रूट बी 4.780। बोलने हैं कि सपोज कर लें कि इसका एक्चुअल आंसर ये, ठीक है, सपोज कर लें कि इसका एक्चुअल आंसर ये है और आपने एरर को 0.5% तक लाना है। समझ गए मेरी बात, समझ गए? आपको एक्चुअल आंसर भी गिवन है और आपसे रिलेटिव एरर बोला है 0.5%। तो अब पता है आप क्या करेंगे, अब आपका फॉर्मूला क्या होगा? अब आपका फॉर्मूला ये नहीं होगा कि एक्स ओल्ड माइनस एक्स न्यू। अब आप हमेशा अपने न्यू आंसर को किससे माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे? एक्चुअल आंसर से। हमेशा अपने न्यू आंसर को किससे माइनस करेंगे? एक्चुअल आंसर से, क्योंकि आपको एक्चुअल आंसर गिवन है। तो रिलेटिव एरर में भी दो तरह के एरर होते हैं। एक एरर कहलाता है कि जिसमें आप अपने पुराने आंसर को नए आंसर से माइनस कर रहे होते हैं और डिवाइड कर रहे होते हैं नए आंसर से। पुराने आंसर को नए आंसर से माइनस कर रहे होते हैं और डिवाइड कर रहे होते हैं नए आंसर से। जबकि जब आपके पास एक्चुअल आंसर गिवन हो तो फिर आप निकालते हैं ट्रू एरर, ट्रू रिलेटिव एरर। ट्रू रिलेटिव एरर कैसे निकलता है? इस वाले कॉलम को इग्नोर करेंगे आप, इस वाले कॉलम को आप इग्नोर कर दें फिलहाल। ये ट्रू रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? जो भी आपका आंसर आ रहा है, देखें ये इन्होंने सपोज किया 12, ए को 12 सपोज किया, बी को सपोज किया 16, रूट आ गया 14। अब इन्होंने फॉर्मूला क्या बनाया, ये देखें, x माइनस एक्स एक्चुअल डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100। देखें ये x क्या है जो आप निकाल रहे हैं, ये रहा 14। x एक्चुअल क्या है जो आपको एक्चुअल में गिवन है, हमेशा एक्चुअल ही रहेगा ये, और डिवाइड आप कर रहे हैं दोबारा 14 से, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.279। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? जी बेटा, अगर नहीं आई तो भी बता दें और अगर आ गई है तो भी बता दें। जी आवाज आ रही है सबको? ये बात समझ में आई है या नहीं आई है ये बता दें, अगर नहीं आई तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। नहीं आई, चले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। ये देखिएगा, गौर से देखिएगा। देखें बेटा ये व्हाइट बोर्ड पे वही चीज आ गई है दोबारा। अब देखें, फर्ज करें कि आपको ये वाला, तो मैं मिटा रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला, ये वाली कैलकुलेशन और ये। फर्ज करें आपको कहा गया कि भाई आपका एक्स एक्चुअल में ये है, सही है, आपको बता दिया गया ये, और आपसे कहा गया कि आपको एरर निकालना है, ट्रू एरर। ट्रू एरर का मतलब है, मैं बता देता हूँ आपको, 0.5% होना चाहिए। अब आपने देखें दोबारा है, आपने ए निकाला, बी निकाला, एक्स निकाला,
और आप जो एरर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये देखें, ये आया 1, ये आया 14, ये देखिएगा, ये आया 14, ये आया 18। अब इनका मिड पॉइंट क्या आएगा, 16। ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है, इनका मिड पॉइंट 16 ही आएगा ना। यार मैंने तो आप लोगों से बोला था, आप लोगों की डिस्कशन खत्म नहीं होती क्लास में। मैंने आपसे कहा था मैथ्स वाला कोर्स फिजिकल होना चाहिए और ये ऑनलाइन, लेकिन कंपाइलर ऑनलाइन, लेकिन आप लोग वहाँ पर मेरी बात को समझ ही नहीं रहे थे। किसी वजह से बोल रहा था ना मैं आपसे बेहतर समझता हूँ चीज़ों को, लेकिन चूंकि आप लोग तो आप लोग हैं, आप लोगों को तो हमेशा बिल्कुल अलग ही जाना होता है, तो आप लोगों ने कह दिया कि नहीं सर, एक ऑनलाइन, एक हफ्ते और एक हफ्ते फिजिकल। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको पढ़े, ये ऐसे ही पढ़ाया जाएगा फिर। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, मैंने नहीं कहा था, मैंने पहले कुछ और कहा था, लेकिन उस पर इतनी सारी लंबी डिस्कशन हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बैठ रहा है कि शायद सर उस्मान का खुद का इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त, तो फिर मैं बात खत्म करता हूँ, मैं फिर लंबी नहीं करता बात। हमेशा मेरी कोशिश ये होती है, एक्स आया, आपने सपोज किया कि इक्वेशन है जिसमें ए आपने सपोज किया, ए को आपने 14 सपोज किया, बी को आपने 18 सपोज किया। इसका जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, जवाब दीजिए। मिड पॉइंट निकालेंगे क्या आएगा जवाब, 16 आएगा। 14 और 18 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 16 ही आएगा ना बेटा। ठीक है, अब आते हैं वापस। क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे हुआ था कि आपको इक्वेशन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि एक्चुअल आंसर इसका ये है, लेकिन आप हमें किसी और तरीके से निकाल के दिखाएं, आइटरेटिव मेथड से। तो अब हमें एक्चुअल आंसर चूंकि गिवन है बेटा, तो देखिए मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरा फॉर्मूला बनेगा एक्स एक्चुअल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, क्योंकि मैं एक्स की एक्चुअल वैल्यू गिवन है, तो मैं क्यों प्रीवियस और देखिए जब आपको पता है कि टोटल मार्क्स 100 होते हैं, तो आप अपना डिफरेंस 100 से निकालेंगे या प्रीवियस आंसर से निकालेंगे, आप मुझे ये बात बता दें। फिर जब मैंने आपसे क्लास में एग्जाम्पल दी थी, मैंने कहा था अगर आपको नहीं पता 100 मार्क्स टोटल होते हैं, तो आपके पास सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप अपने प्रीवियस मार्क्स से अपनी परसेंटेज निकाल ले होते हैं, मतलब डिफरेंस निकाल ले होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन जब आपको बता दिया जाए कि भैया 100 मार्क्स होते हैं, अब आपके 70 आए, तो आपका आसान तरीका क्या है कि आप 100 में 70 माइनस करके बोले सर 30 नंबर का फर्क आ रहा है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, सही कह रहा हूँ गलत। तो यहां पर जब एक्चुअल वैल्यू गिवन हो तो आप निकालते हैं ट्रू एरर। ट्रू एरर, ट्रू एरर का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल के साथ आपका डिफरेंस निकल रहा है। तो अब जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मुझे बताएं क्या आएगा। 14, अगर कैलकुलेटर है तो बताएं, 14.072 माइनस 16 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 14.072 देख लेते हैं। 14.072 डिवाइड माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये डिफरेंस आ रहा है 12% आ रही है। कितनी आ रही है बेटा, 12 आ रही है। 12 लिख देता हूँ, ठीक है, परसेंटेज है 12 लिख देता हूँ, ये परसेंटेज है। अब आप दोबारा से आए, आपने कहा सर सम हाउ ये वैल्यू क्या हो गई, 16 हो गई, ये 18 ही थी, और ये वैल्यू अब आ रही है 17। ठीक है, अब आप कैसे निकालेंगे, अभी भी आपका एक्चुअल आंसर, सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया हूँ, इसको 14 ही रहने दें, इसको 16 कर दें। 14 16, और जब इनका मिड पॉइंट निकालूंगा तो 15 आ जाएगा। अब जो आपका डिफरेंस का फॉर्मूला होगा सेम रहेगा, सिर्फ 16 की जगह पे क्या आ जाएगा, नया वाला 15 आ जाएगा, क्योंकि आप अभी भी एक्चुअल वैल्यू को यूज करेंगे कैलकुलेशन में। ठीक है बेटा, तो जब भी आप एरर निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू के रेफरेंस से निकालेंगे। ठीक है, अब अगर आप दोबारा से यही काम करें तो आपका आंसर आ जाएगा 14.072 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 6%। ठीक है, तकरीबन 6.1 आ गया। कितना एरर हो गया, 6.1। समझ रहे हैं आप ये बात, तो ये इस तरीके से ट्रू एरर निकलता है।
अगर फर्ज कर लीजिए आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होती, तो फिर आप एरर कैसे निकालते? ओल्ड माइनस न्यू करके, समझ रहे हैं? तो एरर दो तरीकों से निकल सकता है। जब एक्चुअल वैल्यू गिवन हो तो एक्चुअल वैल्यू को लाजमी यूज करना होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब एक्चुअल वैल्यू गिवन हो तो एक्चुअल वैल्यू को लाजमी यूज करना पड़ता है, ठीक है? समझ में आ गई ये बात? देखें, इसको रिवाइज करें थोड़ा बहुत, थर्सडे को बात करते हैं यूनी में जब मिलते हैं, ठीक है? ये जो मैंने दो तीन सवाल आपको दिए हैं स्लाइड में, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसकी प्रैक्टिस भी करें आप लोग, ताकि आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ भी लें। नेक्स्ट क्लास तो खैर कंपाइलर की होगी क्योंकि वो एक भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम यूनी में मौजूद होंगे। ये देखें, एक सवाल ये मैंने किया हुआ, मतलब मैंने नेट पे से उठाए हैं ये देख रहे हैं आप? आपका आपका जो मेन फोकस किस पे होना चाहिए? सॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए आपका ये इक्वेशन पे और इनिशियल गैस पे, उसके बाद आप सारा काम खुद करते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। ये देख रहे हैं एक सवाल, काफी सारे सवाल ना स्लाइड पे मौजूद हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। तो जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आपका फायदा है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका एल्गोरिथम समझाऊंगा, ठीक है? तो अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी